नमस्कार दोस्तों, तेजस को खरीदने कौन सा देश आ रहा है? चाइना कौन सा नया स्टेल्थी फाइटर जेट बना रहा है? ग्रिपेन की क्या अपडेट है? रशिया ने कहां अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को तैनात किया है? जर्मन नेवी में हड़कंप किस वजह से मचा हुआ है? कैसे बिना उड़े ही रशियन बॉम्बर्स ने अपने पायलट्स की जिंदगी छीन ली? इंटरनेशनल रिलेशंस में जानेंगे कि किन देशों में लड़ाई के पूरे हालात बन चुके हैं। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अपडेट रखने के उद्देश्य से यह वीडियो बनाई गई है। शुरुआत करते हैं फाइटर जेट सेक्शन से। पहली अपडेट भारतीय फाइटर जेट के बारे में आई है। मलेशिया की एयरफोर्स की टीम बहुत जल्दी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तेजस प्रोडक्शन फैसिलिटी को विजिट करेगी। इस टीम को तेजस की कैपेबिलिटीज, इसके सेफ्टी रिकॉर्ड्स और उसमें लगे उपकरणों की काबिलियत से रूबरू करवाया जाएगा। कुछ समय पहले मलेशिया में एयर शो रखा गया था जो संभावित नए फाइटर जेट को खरीदने से संबंधित था। इसमें जहां तेजस ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई तो वहीं पाकिस्तान ने JF-17 को तेजस से कंपैरिजन होने के डर से इस एयर शो में भेजा ही नहीं। तेजस 1A की कीमत $43 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट है, जो इस कैटेगरी में इसे सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बनाता है। मलेशिया कुल 12 नए फाइटर जेट को खरीदेगा। दोस्तों, अगली अपडेट चाइना की तरफ से है। चाइना एक नए 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के काफी करीब है। चाइना क्लेम करता आया है कि उनका J-20 एक 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट है। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट ऐसा नहीं मानते हैं। दूसरा स्टेल्थी फाइटर जेट जिसे J-31 कहा जाता है, इसके 2 प्रोटोटाइप्स भी पिछले कई वर्षों से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन इसे ऑपरेशनल नहीं किया जा सका। माना जा रहा है कि जिस नए स्टेल्थी फाइटर जेट की बात हो रही है वह J-31 का ही अपडेटेड मॉडल है। J-31 भी ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट है, लेकिन यह आकार में J-20 से थोड़ा छोटा है। इसी नए स्टेल्थी फाइटर जेट को चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट ने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। पहली बार इसने 3D प्रिंटेड एक्सटर्नल पार्ट की सहायता से उड़ान भरी। फाइटर जेट्स के लिए 3D प्रिंटेड पार्ट्स का चलन अब बढ़ने लगा है। इससे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी उपकरण खराब होने या टूटने पर तुरंत इसको 3D टेक्नोलॉजी से प्रिंट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फाइटर जेट्स को रिपेयर के लिए लंबे समय तक ग्राउंडेड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब तो नए जनरेशन के फाइटर जेट के इंजन्स के मॉड्यूलर पार्ट्स भी 3D टेक्नोलॉजी से तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना के JF-17 के बारे में भी एक अपडेट आई है। JF-17 ब्लॉक 2 के एक्सपोर्ट वेरिएंट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो नाइजीरिया के लिए तैयार किया जा रहा है। नाइजीरिया 3 JF-17 ब्लॉक 2 वेरिएंट खरीद रहा है, जिसके लिए उसने $184 मिलियन खर्च किए हैं, यानी लगभग $60 मिलियन पर एयरक्राफ्ट। हालांकि इसमें एयर टू एयर व एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी शामिल हैं। दोस्तों, सबमरीन्स में ही एक अपडेट रशिया की तरफ से आई है। बड़ी मिलिट्री पावर्स दुनिया के किसी भी कोने को नहीं छोड़ना चाहती हैं जहां से वे अपने दुश्मनों पर न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल से अटैक कर सकें। इसी कड़ी में 3 रशियन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ने आर्कटिक के समुद्र में मोटी बर्फ की लेयर को तोड़ते हुए अपनी प्रेजेंस को शो किया। ऐसा पहली बार किया गया है। बोरोई क्लास की सबमरीन्स 24,000 टन वजनी हैं और एक साथ 16 लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती हैं। ऐसी हर एक मिसाइल पर 10 न्यूक्लियर पेलोड लगाए जा सकते हैं। यानी ये 3 सबमरीन्स ही इतनी ताकत रखती हैं कि एक बड़े देश को पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकें। दोस्तों, रशिया की तरफ से एक बुरी खबर भी आई है। रशिया में एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट के पायलट्स एक एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एक्सीडेंट भी काफी अजीब था। एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट Tu-22M उड़ने से पहले प्री फ्लाइट चेक्स कर रहा था। इतने में अचानक किसी वजह से इजेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो गया और चारों पायलट हवा में उछाल दिए गए। वैसे तो उनकी सीट्स के साथ पैराशूट भी होता है, लेकिन इतनी कम ऊंचाई पर पैराशूट नहीं खुल पाए। इसी कारण 4 में से 3 पायलट्स की जान तुरंत चली गई, जबकि एक गंभीर रूप से इंजर्ड है। Tu-22 एक सुपरसोनिक स्पीड वाला बॉम्बर जहाज है, जिसके विंग्स ज्यादा स्पीड के लिए पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं।
इसकी स्पीड 2300 किलोमीटर पर आवर है, जो ज्यादातर फाइटर जेट से भी ज्यादा है। साथ ही यह 7000 किलोमीटर तक जाकर न्यूक्लियर मिसाइल्स को गिराने की काबिलियत भी रखता है। दोस्तों, सबमरीन्स की ही बात करें तो जर्मनी में हंगामा मचा हुआ है। हंगामे का कारण है जर्मनी की नेवी के काफी सारे शिप्स और सबमरीन्स में लगे रशियन नेविगेशन सिस्टम। यानी जो जर्मनी नेटो ग्रुप का हिस्सा है और एक पावरफुल नेवी बना रहा है ताकि कभी भविष्य में रशिया अटैक कर दे तो उसका सामना किया जा सके, अब पता चल रहा है कि उनके जहाजों और कई सीक्रेट सबमरीन्स में जो नेविगेशन सिस्टम लगाए गए थे वो ऐसी कंपनी से लिए गए थे जो रशिया की है। यानी रशियन मिलिट्री अपनी इस कंपनी की सहायता से जर्मनी के जहाजों और सबमरीन्स को ट्रैक कर रही थी या आगे चलकर जरूरत पड़ने पर ट्रैक कर सकती है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इटली ने अपने एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर ITS कैवियोर की ताकत में काफी बढ़ोतरी कर ली है। हालांकि इटली का यह एयरक्राफ्ट कैरियर मात्र 30,000 टन वजनी है और इसकी लंबाई 244 मीटर है, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के स्टैंडर्ड से काफी कम है। इटली के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर AV-8B हैरियर फाइटर जेट्स ऑपरेट करते हैं, जो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाले नहीं माने जाते हैं। लेकिन अब इटली के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए F-35 के B वेरिएंट को खरीदा गया है, जो इस छोटे साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी स्टेल्थी कैपेबिलिटीज प्रदान कर रहे हैं। F-35B की काफी टेस्टिंग इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर की गई है, जिसमें 100 से ज्यादा बार लैंडिंग व टेक ऑफ करवाया गया है। इसके बाद F-35 को इस इटालियन एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेशनल करार दे दिया गया है। जापान ने भी अपने 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स को इसी F-35 के B वेरिएंट की सहायता से उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल दिया है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो रशिया और यूक्रेन के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। रशिया के सोल्जर्स काफी ज्यादा संख्या में यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। रशिया और यूक्रेन में झगड़ा चल रहा है और 2020 में भी रशियन सोल्जर्स ने 4 यूक्रेनियन सोल्जर्स को एलिमिनेट कर दिया था। वहीं चाइना और ताइवान की बात करें तो इंडो पैसिफिक नजर रखने वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चाइना अब ताइवान को लेकर इंतजार नहीं करना चाहता है और किसी भी दिन ताइवान पर अटैक कर सकता है। पिछले दिनों ही इसकी झलक मिल गई जब 20 से ज्यादा चाइनीज फाइटर जेट्स ताइवान की एयर स्पेस में घुस आए थे। इनमें चाइनीज J-16 फाइटर जेट्स व H-6 बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। अमेरिका ने तुरंत इस मौके की नजाकत को समझते हुए खतरनाक मिसाइलों से लैस अपने नेवल जहाजों को ताइवान स्टेट से गुजारा। इनकी मौजूदगी की वजह से चाइना और ताइवान के बीच संभावित लड़ाई नहीं शुरू हुई। बात करें इजराइल और ईरान की तो इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से हालात लड़ाई वाले बने हुए हैं। पहले ईरान ने आरोप लगाया था कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल ने अटैक किया है। अब ईरान ने इजराइल के एक कार्गो शिप पर अटैक किया है। यह जहाज तंजानिया से भारत आ रहा था, तभी अरब सागर में इस पर मिसाइल अटैक किया गया। हालांकि यह जहाज फिर भी भारत के पोर्ट तक पहुंचने में सफल रहा। इजरायली अधिकारियों ने इस अटैक का अपने तरीके से जवाब देने की बात कही है। साउथ चाइना सी की भी एक अपडेट आई है। चाइना ने साउथ चाइना सी में एक और बड़ी समस्या पैदा कर दी है। चाइना ने फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र में ले जाकर 200 से ज्यादा जहाजों को पार्क कर दिया है। जिस इलाके में इतने सारे जहाज लाकर खड़े किए गए हैं वो फिलीपींस के नजदीक विटसन रीफ इलाका है। चाइना का कहना है कि तूफान से बचने के लिए कुछ मछली पकड़ने वाले जहाज 1-2 दिन के लिए वहां रुके हैं, जबकि सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि ये जहाज मिलिट्री प्रिसीशन के साथ आपस में बांधे गए हैं और ये यहां कई हफ्तों से रुके हुए हैं। खास बात यह है कि ऐसा कोई तूफान इस इलाके में आया ही नहीं जिसकी कहानी चाइना दुनिया को सुना रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।